जब हम बात करते हैं चुनाव की, तो इस बार का जो चुनाव हुआ है एक तरफा बीजेपी की ओर, चाहे हम नगर निगम की बात कर ले या फिर विधानसभा या फिर लोकसभा की बात कर ले, कहाँ पे कमी होगी, चूक हो गई? पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अंदर में बैठने वाले उनके लोग, मशीन में को देखने वाले उनके लोग, लिखने वाले उनके लोग, मशीन क्यों बंद हुआ भैया? यही जो कांग्रेस के भीतर आपसी मतभेद था, ये भी एक कारण रहा। जनता सब देख रही है, चुनाव में सबक जरूर सिखाएगी भैया। आपने वादा क्या किया, आप कर क्या रहे हैं? रोज़गार बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा को आप बढ़ावा दे रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जो उसके लिए एलिजिबल हैं, तो रोज़गार क्यों नहीं दिया जा रहा है उन लोग को? भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रही भैया, शिक्षा को ख़त्म कर रही। भारतीय जनता पार्टी चाहती कि लोग अनपढ़ रहे। अगर कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो सेंट्रल एजेंसी है, वो निष्पक्ष होते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस या बीजेपी करने की क्या जरूरत है? अगर आप विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं, आप संसद में आवाज़ उठाते हैं, आप कहीं पर भी आवाज़ उठाते हैं भैया, तो इनका एक ही काम है, आपको परेशान करना। तो ऐसा क्यों होता है? क्या पार्टी वाकई में चाहती है कि लोगों के साथ कुछ गलत करके हम अपना फ़ायदा ले लें? ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्लान के साथ किया गया कार्यक्रम है भैया। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, मंत्री, विधायक, सांसद और नेताओं से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष को। आज हमारे साथ जो मेहमान है वह बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संगीता दुबे जी की, जो वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव है, साथ ही साथ शहर जिला उपाध्यक्ष है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। चर्चा में आगे बढ़ेंगे मैडम, उससे पहले हम जानना चाहते हैं कौन है संगीता दुबे जी? भैया, मैं ब्राह्मण परिवार, छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ। डगनिया में हमारा निवास है, ये हमारा पैतृक घर है। बाजू नंदनवन के आगे हमारा पैतृक निवास है, यहाँ हम लोग रह रहे हैं और यही निवास है भैया हमारा। राजनीति में आपका रुझान कैसे हुआ? क्योंकि जहाँ तक हमें जानकारी है, आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रहा नहीं है, तो राजनीति की ओर झुकाव आपका? राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है भैया। मेरी माँ नगर पालिका अध्यक्ष रही, 2-2, 3-3 चुनाव फाइट करी है, जीती है। मेरे मामा पक्ष के मौसियाँ लोग सब पार्षद रही है। और मैं बचपन से राजनीतिक बैकग्राउंड में ही पली बड़ी हूँ भैया जी। तो आप अपना आइडियोलॉजी किनको मान रहे हैं? अपने माँ को मान कर राजनीति में आप आए हैं या फिर? श्योर, मेरी माँ है भैया जी। जीरो से उठकर बिना किसी संसाधन, बिना किसी साधन के, ज़मीनी स्तर से उठकर हमारे गांव नगर पालिका अध्यक्ष है, वहाँ वो नगर पालिका की अध्यक्ष रही है और बहुत सिंपल तरीके से चुनाव जीती भैया। पार्षद जीती, फिर पार्षद के बाद नगर पालिका अध्यक्ष बनी। जी। तो क्या आप शुरू से मान कर चल रहे थे कि मुझे आगे चलकर राजनीति में अपना करियर बनाना है, मुझे राजनीति में रहना है? मेरा उद्देश्य जन सेवा भैया। सरकार इतनी सारी फैसिलिटी, सुविधाएं लोगों को देती है, लेकिन वो सुविधा लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं सोचती हूँ क्यों ना उस सुविधा को लोगों को तक पहुंचाने का माध्यम बना जाए। ये सोचकर मैं जन सेवा के क्षेत्र में आई हूँ। जनता की सेवा करना हर कोई चाहता है जो राजनीति में आते हैं, लेकिन एक समय के बाद ये जो रहता सिद्धांत तो बदल जाता है, वो व्यक्तिगत सेवा में बदल जाता है, ना कि जनता की सेवा। ये कितना सच्चाई आप मानते हैं? क्योंकि बहुत लंबे समय से आप राजनीति में रह रहे हैं, आपका अनुभव बहुत लंबा है, कैसे मानते हैं? सबके लिए लागू नहीं होता भैया, अपना अपना विचार है। मैं नहीं मानती सबको। जी। तो थोड़ा स्कूली शिक्षा के बारे में बताएंगे आप? आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है, कैसे हुई है, उस समय के बारे में थोड़ा संक्षेप में, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले कि आपका जो बचपन आ रहा है वो कैसा रहा? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अंतर्गत हमारा गांव आता है भैया। अब तो जिला बदल गया है, बेमेतरा आ गया है। पहले हमारा गांव दुर्ग जिले के अंतर्गत थान खमरिया गांव आता है भैया। अच्छा। मैं वहीं से हूँ, मेरा मायके है वही। मैं वहीं 12वीं तक स्कूल पढ़ी हूँ। फिर आगे कॉलेज की व्यवस्था नहीं थी भैया, और हम लोग सामान्य वर्ग से आते हैं, तो थोड़ा सा लोगों में विचार कि लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, तो हम लोग प्राइवेट कॉलेज, उस समय पत्राचार का सिस्टम की व्यवस्था थी, हम लोग उसी से पढ़ाई किए भैया। कॉलेज BA किए। फिर अभी आपने कहा कि आपकी पढ़ाई 12वीं तक हुई है, तो 12वीं तक पढ़ने के बाद ये कब की बात होगी? ये
99 के लगभग की बात है भैया। ओके, 12वीं पास 19 आउट करे, फिर पत्राचार सिस्टम से बीए जी। किए। उस समय 12वीं पढ़ना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी हाँ, शिक्षा उपलब्धि हाँ, होती थी। हाँ। आपके पास तो जॉब के भी ऑप्शन थे, लेकिन आप राजनीति में आना पसंद किए। हाँ भैया, फैमिली बैकग्राउंड जनसेवा से जुड़ा है, तो मुझे यही पसंद है भैया। जी। तो क्या आप कल्पना किए थे कि जब मैं राजनीति में जाऊंगी, क्योंकि आपकी मम्मी नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं, राजनीति का जो डगर है बहुत खतरनाक होता है, इसमें समय का चलना पड़ता है, पैर खींचने वाले बहुत रहते हैं, तो आप अंदर से आपकी आवाज़ आ रही थी कि मैं इसमें कहीं ना कहीं सफल हो जाऊंगी। नहीं भैया, पैर कौन खींचेगा? आप मेहनत करोगे, मेहनत तो दिखता है भैया। जी। और पैर खींचने वाला बहाना तो वही बनाता है भैया जो काम नहीं करता है। आप काम करेंगे, सबके नज़रों में रहेंगे भैया, तो श्योर है आप आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से। अभी वर्तमान में आप प्रदेश स्तर में भी और जिला स्तर में भी बड़े पोस्ट में हैं, बड़े पद पर है, तो ये जो आपका सफ़र रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि कैसा आपका शुरुआत हुआ। 2014 में हमारे आदरणीय बड़े भैया प्रमोद दुबे जी, मेरे परिवार से भी हैं वो, तो वो महापौर का चुनाव लड़ रहे थे भैया। उस समय मेरी बेटी छोटी थी और मैं भैया को देखी कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनको देख के मेरे को लगा कि मैं क्या है मदद कर सकती हूँ। तो मैं वार्ड स्तर में उस समय बूथ का गठन तो था। मैं बोली बूथ में आप नाम दें या ना दें, लेकिन मैं अपने तरीके से प्रचार का काम संभालूंगी। मेरी बेटी छोटी थी, 9-10 महीने की थी। मैं उसको लेकर वार्डों में घूम के कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया, आदरणीय प्रमोद दुबे भैया के लिए वोट की अपील लोगों से की भैया, और उसी से मेरी शुरुआत हुई राजनीति की भैया। उसके बाद से आप अलग अलग पदों पर रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे भी वर्तमान फिर में। उसके बाद मैं घर में थोड़ा ज़्यादा समय देती थी, बहुत जिला स्तर और संगठन तक के बहुत कम पहुंच पाती थी। वार्ड में बिल्कुल मेरी सक्रियता बनी रहती थी भैया, लोगों तक मिलना जुलना, महिलाओं का ग्रुप बनाना, बृहद ग्रुप बना के महिलाओं का रखें भैया। उसके बाद वार्ड में की सक्रियता देखते हुए छोटी मोटी जन समस्या आने लगी और निवारण होता गया भैया। इस तरह से चलते गए, लोग जुड़ते गए, बड़ा एक काफिला जैसे बन गया, और बहुत सारी महिलाएं मेरे से जुड़ी भैया। फिर छोटे छोटे घर में आयोजन करना, महिलाओं का एक समूह ग्रुप बनाना, बहुत निम्न वर्ग की महिलाएं भैया, तो मैं उन महिलाओं को जोड़कर प्रदेश स्तर का रजिस्ट्रेशन कराई है। प्रियंका महिला जन कल्याण संस्था के नाम से मेरा सामने ऑफिस भी है। फिर वहाँ महिलाओं को सभी तरह की महिलाएं रहती थी। वहाँ हम लोग काम के लिए बहुत प्रयास किए भैया, तो काम उस समय उतना अच्छे से हमको नहीं मिल पाया, पर यह है निगम की समस्याएं और भी कुछ समस्या का निवारण हो जाता था। बहुत सारी महिलाएं यहाँ बैठती थी, और छोटे छोटे महिलाएं, छोटे वर्ग की महिलाएं जो जैसे डेली पार्लर बुटीक ये सब चला रही हूँ, उन महिलाओं के लिए क्या अपन कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग विचार विमर्श करके। जी। अभी वर्तमान में आप प्रदेश स्तर में सचिव है, तो ये आपका सफ़र कैसा रहा, और अभी वर्तमान में जहाँ आप हैं कितना संतुष्ट मानती है अपने आप को आप? बहुत संतुष्ट हूँ भैया। जैसे ही आप बोले ना कि पैर खींचते हैं, कहीं पर कोई पैर नहीं खींचता। कांग्रेस कमेटी में कभी कोई किसी पैर नहीं खींचा भैया। कांग्रेस पार्टी तो आंदोलन से उपजी पार्टी भैया, जो आंदोलन करेगा, जो सामने रहेगा, वो आगे बढ़ेगा भैया। मैं वार्ड स्तर से वार्ड में काम करी, ब्लॉक में काम करी, जिला के काम को देख के फिर मेरे को प्रदेश में मेरे आदरणीय बड़े भैया लोग मेरे प्रदेश में जगह दिलाएं। जी। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पैर खींचने का काम नहीं होता, लेकिन जब हम देखते हैं चुनाव के बाद और चुनाव के पहले बहुत से ऐसे नेता होते हैं, यहाँ तक कि विधायक मंत्री भी, जो पार्टी बदल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका व्यक्तिगत स्वार्थ रहता है। हाँ। आपके मन में कभी आया कि मुझे दूसरे पार्टी में जाके अपना प्रयास करना चाहिए, हो सकता है मेरा ज़्यादा उपयोग वहाँ हो सके? नहीं आया भैया। जैसा मैं बताई कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड राजनीति वाला है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूरा बीजेपी से है भैया, खाली मैं कांग्रेस से हूँ। मेरे को कभी नहीं आया विचार भैया, और कभी आएगा भी नहीं है विचार। ये बहुत बड़ी बात होती है कि पूरा परिवार बीजेपी से, आप कांग्रेस से है। हाँ। तो विचारधारा का जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। तो जो जैसे परिवार का विचारधारा बीजेपी की ओर है, आपका विचारधारा कांग्रेस की ओर है, तो ये अंतर कैसे आया आपके अंदर के मुझे कांग्रेस पार्टी को ही ज्वाइन करना है? जैसा कि अभी आपको बताई भैया, कांग्रेस पार्टी आंदोलन से उपजी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी गरीब, मजदूर और किसानों की पार्टी भैया। और राजनीति की बात आप कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ
व्यापारियों की पार्टी बन के रह गई भैया वर्तमान में। अब तो देख रहे हो क्या स्थिति है हमारे देश की भी। तो मेरा ऐसा समझ है कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी भैया, जिन्होंने हमेशा गरीबों के हित में काम किया है। चाहे आप राशन कार्ड योजना को ले लीजिए, चाहे गरीब गरीबों के लिए पट्टा दिलाना, घर बनाना, ये सब काम आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री इंदिरा गांधी जी के समय से चलते आ रहा है। और हमेशा ज़मीनी स्तर पर काम करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी ही है भैया जी। हम अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं मैडम, महिलाओं से चर्चा करते हैं जो राजनीति में है, अलग अलग प्रोफेशन में काम करते हैं, तो उनका ये कहना रहता है, खासकर जो राजनीति में है, राजनीति में महिलाओं का रहना बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। आपको भी लगता है क्योंकि आपका परिवार है, आप किसी की पत्नी है, माँ है, बेटी हैं? रहता है भैया, सही बात है। घर की सारी जिम्मेदारी पूरा करने के बाद आप अपने क्षेत्र में जाओगे, वो भी जन सेवा है। घर में भी एक प्रकार से जन सेवा है। आपको यहाँ जिम्मेदारी पूरी निभाने के बाद वहाँ भी जिम्मेदारी निभाना है भैया, दोहरी जिम्मेदारी निभाना होता है महिलाओं को। हस्बैंड का सपोर्ट कितना महत्वपूर्ण होता है एक पत्नी के लिए जब वो राजनीति में आना चाह रही है? हस्बैंड के सपोर्ट के बिना कल्पना भी नहीं हो सकती भैया कोई महिला का राजनीति करने के लिए। महिला कितनी भी, भले हम बोलते हैं कि बराबर की हक है, लेकिन कहाँ पर क्या बराबर है भैया। आज कहीं चले जाओ तो बस में महिलाओं को सीट मिलता है, फिर जब आप पुरुष के बराबर है फिर सीट क्यों दे रहे हो? उनको भी खड़े रहने दो। आप बोलते हो पुरुष के बराबर महिला है तो पुरुष खड़ा है, फिर महिला भी खड़े होना चाहिए। बराबर कहाँ हुए आप? आपको बैठने के लिए सीट दिया जा रहा है, मतलब आप आरक्षित हो। घर में भी वही सिस्टम लागू होता है। घर के लोग जब चाहते हैं, पॉजिटिव माहौल बनता है, तभी कोई महिला राजनीति में आ सकती है भैया, अदरवाइज़ तो कोई पॉसिबल ही नहीं है जी। आप ग्रामीण अंचल से आई हैं यहाँ शहर में, तो जाहिर सी बात आप खेती किसानी से भी जुड़ी होंगी, तो राजनीति के अलावा आपकी रुचि किस में है? किसानी की पसंद है आपको? पर्यावरण में बहुत रुचि भैया, हरियाली और पर्यावरण में राजनीति इतनी ही रुचि है मेरे को। इस क्षेत्र में आपके द्वारा कुछ कदम उठाया गया, कुछ काम किया गया? हाँ भैया, जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक वट वृक्ष, एक पीपल वृक्ष लगाने का मेरा संकल्प रहता है भैया, जो मैं हर साल पूरा करती हूँ जी। अब थोड़ा राजनीतिक परिवेश में आते हैं मैडम। आप प्रदेश स्तर में सचिव हैं, महिलाओं को लेकर क्या कुछ राय आपको लगता है? क्योंकि जब हम बात करते हैं चुनाव की, तो इस बार का जो चुनाव हुआ है एक तरफा बीजेपी की ओर, चाहे हम नगर निगम की बात कर ले या फिर विधानसभा या फिर लोकसभा की बात कर ले, कहाँ पे कमी होगी, चूक हो गई? भैया देखिए, सत्ता तो रोटी है, पलट पलट के सिखाती। आज उनकी सरकार है, कल हमारी थी, आगे फिर हमारी आ जाएगी। और दूसरी बात, एक तरफा कोई नहीं जीतता भैया। जग जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करके चुनाव जीती भैया। मेरे वार्ड में मैं खुद भी चुनाव फाइट करी भैया। सुबेरे 8 बजे 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान हुआ है। उस बीच में 17 बूथ आते हैं मेरे वार्ड में, 17 से 18 है। हर बूथ में मशीन बंद किया गया भैया। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ ये क्यों हुआ। पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अंदर में बैठने वाले उनके लोग, मशीन में को देखने वाले उनके लोग, लिखने वाले उनके लोग, मशीन क्यों बंद हुआ भैया? अगर मेरे जगह हम कोई भी होता तो देख के बता देता भैया। इस वार्ड को मैं 8 साल अपना समय दी हूँ भैया। एक एक सूचना, एक एक जन सेवा लोगों तक करने का मेरा प्रयास रहा। उसके बाद मैं चुनाव नहीं जीत सकी। सीधी सी बात है भैया, भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करती है। वोटों की चोरी या फिर जो ईवीएम रहता है उस पर लगातार हाँ, बस वही है भैया। ईवीएम के माध्यम से चुनाव होगा भैया, तो हर बार ऐसे ही होते रहेगा। इसी कार्यक्रम में मैडम हमारी चर्चा हुई थी टीएस बाबा जी से, और जो बड़े बड़े मंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के भीतर आपसी मतभेद था, ये भी एक कारण रहा। और जो महतारी वंदन योजना भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया था, वो एक तरफा बीजेपी की ओर ले गया मैच को। भैया देखो, महतारी वंदन का इतना हुआ बनाए लोग, वो लोग बोले कि कलेक्टर की पत्नी और मंत्री की पत्नी भी महतारी वंदन की हकदार है। आज ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। दूसरी बात, महतारी वंदन तो आप एक तरफ दे रहे हैं भैया, और महंगाई को कितना बढ़ा दिए। ये लोग बोलते हैं कि आप शराबबंदी नहीं किए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी शराबबंदी नहीं की, लेकिन आपके जैसे शराब की दुकान को फ्री में खोलने का तो हमारा कोई नहीं था भैया। हमारी सरकार में हमने कभी शराब दुकान नहीं खोला। आप तो शराब दुकान को किराना दुकान की तरह चला रहे हो भैया। अब किराना दुकान में भी शराब बिकने लग जाएगा।
है। आपको स्कूल खोलने का आपका वादा था, आपने 1000 से भी ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए और वहाँ पे 60-70 शराब दुकान छत्तीसगढ़ में आगे भी है। आप देखिए, जनता सब देख रही भैया, ये सब चुनाव में इसका निकलेगा। जनता सब देख रही है, चुनाव में सबक जरूर सिखाएगी भैया। आपने वादा क्या किया, आप कर क्या रहे हैं। ये लगातार आवाज़ उठ रही है और मांगे भी हो रही हैं कि जो महतारी वंदन योजना पहला फेज चालू किया गया था, अभी ऐसे बहुत से लाखों महिलाएं हैं जो इस योजना से वंचित है। उनके लिए नए एक बार फिर से वो पोर्टल को ओपन करने की बात किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ बातें हो रही है, ओपन नहीं किया जा रहा है। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र दिखाती है? सीधा बात है भैया, दोहरा चरित्र ही है। छत्तीसगढ़ में आधी आबादी महिलाओं की है भैया। अब आधी आबादी को आप पैसा देंगे तो आप पैसा लाएंगे कहाँ से भैया? सबको पता पैसा आएगा कहाँ से। बस भैया, जो शिक्षक वर्ग है बहुत परेशान है। डीएलएड बीएड की बात कर ले, फिर डीएड बीएड की बात कर ले, प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा निकल नहीं रही है, वैकेंसी निकल नहीं रही शिक्षा विभाग में, और युक्तिकरण करके उनको कहीं ना कहीं उनको दरकिनार किया खाली कर दिया गया है। तो रोज़गार बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा को आप बढ़ावा दे रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जो उसके लिए एलिजिबल हैं, तो रोज़गार क्यों नहीं दिया जा रहा है उन लोग को? भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रही भैया, शिक्षा को ख़त्म कर रही। भारतीय जनता पार्टी चाहती कि लोग अनपढ़ रहे, तब उनका काम आसान होगा। लोग पढ़ लिख लेंगे तो सवाल करेंगे। और आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का चाहे संसद में हो चाहे विधानसभा में, जो सवाल करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होती भैया। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि स्कूल बंद हो जाए और लोग पढ़े ही ना, और ताकि लोग सवाल ही ना करें। आप कार्रवाई की बात करें तो मुझे याद आ गया जो भी छत्तीसगढ़ में चल रही है ईडी की कार्रवाई, आईटी की कार्रवाई, या फिर हम सीबीआई की कार्रवाई की बात कर ले। कांग्रेस पार्टी ही कहीं ना कहीं टारगेट बनाया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। अगर कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो सेंट्रल एजेंसी है, वो निष्पक्ष होते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस या बीजेपी करने की क्या जरूरत है? भैया ये तो सीधी बात है। आप विधानसभा में आज सवाल उठाइए, कल आपके घर ईडी आएगी। ये चाहते नहीं कि कोई सवाल उठाए, इनका भ्रष्टाचार पूरे तरफ फैल जाए और ये बस कमीशन खोरी में चलते रहे। अगर आप विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं, आप संसद में आवाज़ उठाते हैं, आप कहीं पर भी आवाज़ उठाते हैं भैया, जिनका एक ही काम है आपको परेशान करना। जी, चाहे बीजेपी की शासन हो या कांग्रेस की शासन हो, लेकिन इसमें जनता इसलिए पिस रही है। ऐसा जब हम लोगों से बात करते हैं फील्ड में, तो उनका यह कहना रहता है कि पार्टी आने के बाद जो दंगा होती है उसमें आम लोग पिसते हैं। चाहे हम बात कर ले कवर्धा की, बिरनपुर की, बड़ौदा की, फिर अंबिकापुर की। तो ऐसा क्यों होता है? क्या पार्टी वाकई में चाहती है कि लोगों के साथ कुछ गलत करके हम अपना फ़ायदा ले लें? ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्लान के साथ किया गया कार्यक्रम है भैया। आप बड़ौदा की घटना देख लेंगे, यहाँ की देख लेंगे, ये पूरा इनका चुनावी एक मुद्दा रहता है भैया। चाहे लोकसभा चुनाव का समय हो, चाहे विधानसभा का चुनाव का समय हो, चाहे अदर किसी भी स्टेट में चुनाव का समय हो, ऐन चुनाव के समय एक ऐसा चिंगारी फेंकते हैं जिससे पूरा माहौल को धरातल में बदलने का हम लोग करते हैं भैया। वही करते आ रहे हैं, वही करेंगे लोग आगे भी भैया। जी, एक और बात निकल कर ये आती है मैडम, जब बात करते हैं कि 5 साल में या फिर जो अभी 1-1.5 साल का समय हुआ है बीजेपी को, वो ठीक से काम नहीं कर पाए, ऐसे कांग्रेस का आरोप है। और बीजेपी से हम बात करते हैं, जैसे कि हम दोनों उप मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारा कार्यक्रम हुआ है, जो कैबिनेट मंत्री उनके साथ भी हुआ है, तो उनका कहना है कि जो हम वादे किए थे वो 1.5 साल में उसको पूरा कर दिया गया है, और कांग्रेस बोल रही कि कुछ काम हुआ नहीं है। कौन से वादे पूरे किए हैं भैया? भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने एयर कंडीशन रूम में बैठ के बात करते हैं। मैं भाजपा के नेताओं को चैलेंज करती हूँ, आप वार्ड में आग दिखाइए भैया, फिर जनता अपना गुस्सा आपके ऊपर उतारेगी। आप वार्डों में चले जाइए, सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, पानी की व्यवस्था ध्वस्त है। और तो वार्डों में चले जाइए, मैं खुद अपने वार्ड की बात करती हूँ भैया। आप एक प्रमाण पत्र बनाने चले जाइए, 15 दिन आपको हमारी पार्षद टालेगी, आपको साइन करके नहीं देगी भैया। इतने लोग यहाँ के परेशान हैं। सफाई व्यवस्था तो पूरी तरीके से चुरमुरा गई है भैया। इससे पहले हमारी कांग्रेस की यहाँ पे कांग्रेस के पार्षद थे हमारे आदरणीय भैया साहब, एक फ़ोन में पूरा तत्काल हम उसको व्यवस्था देते थे भैया। आज जाके देखिए, आप चलिए वार्ड में, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, वार्डों में पूरे रायपुर नगर निगम तो पूरी तरह ध्वस्त है भैया। गर्मी में पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, 6 महीने हो गए आपकी सरकार को बने, पानी नहीं आता है, तो आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? आपने नगर निगम से टैक्स कर ब्याज की माफ़ी की बात की थी, और आप चक्रवृद्धि ब्याज वसूल रहे हैं। आपने तो जितने भी घोषणा पत्र में निगम ने वादे किए थे, एक भी वादे पूरे नहीं हो रहे हैं भैया।
ये कि कैसे झूठ की राजनीति करते हैं भैया भारतीय जनता पार्टी के लोग, समझ से बाहर है हमारे तो। महापौर के लिए आपका भी नाम चल रहा था कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन आपको टिकट नहीं मिल पाया, क्या कुछ कारण मानते हैं? क्योंकि जो दीप्ति दुबे जी थी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। मैं आपको पहले भी बोली भैया, भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करती है। रायपुर नगर निगम में 70 वार्ड हैं भैया, और हर वार्ड 1000 से भी ज़्यादा बूथ है भैया। हर बूथों में आपने 100 वोट भी चोरी किए तो आप तो ऐसे ही चुनाव जीत रहे हैं भैया। वोटों की चोरी होती है। आप देख लीजिए बिहार में कैसे इनका मतदाता सूची बना है कि प्रत्याशी का ही नाम गायब हो रहा है। आप सोच लीजिए कैसे राजनीति की बात करते हैं, कहाँ पर से जनसेवा से कि इनका कुछ झलक समझ में आता भी है। इस नीचे से ऊपर तक सिवाय भ्रष्टाचार का कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास भैया। भ्रष्टाचार के आरोप तो दोनों पार्टियों के ऊपर लगा। खैर मैम, जब बात करते हैं अपराध की, जो अपराधों का ग्राफ भी बढ़ा है वर्तमान में कुछ समय में, कितना खतरनाक हो सकता है? अगर हम बात करें, जैसे कि अब सवाल उठना शुरू हो गया है विजय शर्मा जी के ऊपर, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, वो नया नवेला है, उनके पास उतना अनुभव नहीं है, सक्षम नहीं है वो प्रदेश को संभालने के लिए, इसलिए इतना अपराध बढ़ रहा है। आपको भी लगता है कि वो उतना परिपक्व भैया भारतीय जनता पार्टी शासनकाल का शुरू से आप निकाल के देख लीजिए अपराधों का आंकड़ा। आपकी सरकार को बने 1.5 साल से ऊपर हो गए भैया। आप महीने का कोई एक दिन चुन के बताइए जिस दिन चाकूबाजी नहीं हुआ है। एक दिन चुन लीजिए आप। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, 30 दिन महीने का होता है, एक दिन चुनिए जिस दिन पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में चाकूबाजी, महिला दुराचार, चोरी डकैती या कोई अपराध नहीं हुआ हो। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता भैया। 1.5 साल, 1 साल का 365 दिन हम लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं भैया। अब आगे आप क्या सोच के रखे हैं कि क्या करेंगे? जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे सड़क पर उतर कर, या फिर अब हार मान कर घर बैठेंगे? नहीं भैया, जनता के साथ हैं, जनहित मुद्दों पर आवाज़ उठाएंगे भैया। किसी का भ्रष्टाचार तो चलने नहीं देंगे। आप जन सेवा करने के लिए सरकार में आए भैया, आप जन सेवा नहीं करेंगे तो जनता के साथ हम खड़े हैं, पुरजोर विरोध करेंगे। तैयारी चल रही है आने वाले चुनाव की, कि भी आराम कर रहे हैं, अभी बहुत समय है बोलकर? समय है भैया, पर अपना काम तो करेंगे। अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार चला नहीं पा रहे हैं, बंद तो गए हैं वोटों की चोरी करके, पर चलाना आसान है भैया। जनता देख रही इनके कारनामों को, विधानसभा चुनाव में इनको मज़ा चखाएगी। कांग्रेस पार्टी कैसे टक्कर लेंगी जब मंत्री जेल के अंदर है, बहुत से विधायक बेल पर हैं, अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री खुद उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है, उनके बेटे के ऊपर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक धब्बा तो लगता है ना? कहीं कोई धब्बा नहीं है भैया। लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने भ्रष्टाचार, अपने कारनामों को छुपाने के लिए लगातार कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। आप सवाल उठाओगे तो आपके घर ईडी भेजेंगे। आप इनके भ्रष्टाचार की पोल मत खोलिए, आप शांत रहिए। भारतीय जनता पार्टी भैया पक्षपात की राजनीति कर रही है, मौके वादे की राजनीति कर रही है भैया। ये सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने के लिए नया मुद्दा उठा रहे। इनके भ्रष्टाचार का पोल हम नहीं खोल पाए, इसलिए ये हमारे नेताओं को जेल में डाल के उनके घर ईडी भेज के हमारा ध्यान भटकाने का काम कर रही हुई है भारतीय जनता पार्टी के लोग। जी, छत्तीसगढ़ियावाद को कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तब बहुत ज़ोरों से आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन एक बार आरोप फिर से लगने लग गया बीजेपी के ऊपर कि छत्तीसगढ़ियावाद को कहीं न कहीं दरकिनार किया जा रहा है। जो बिहारीवाद है, फिर उत्तर प्रदेशीवाद है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो देख रहे हैं भैया आप, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं महिला हूँ, आप लोग भी छत्तीसगढ़ी फैमिली से जुड़े हैं। आप लोग जानते हैं तीजा पोरा कहाँ मनाती है महिलाएं लोग? चाहे कोई महिला 80 साल की भी हो जाए तो तीजा अपने मायके में मनाती है। माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी की सरकार थी भैया, तो तीजा के दिन बच्चों का स्कूल में पेपर होता था। मैं इस पर इसलिए विशेष बात कर रही भैया कि इसको मैं जन आंदोलन के रूप में लेना चाहती थी कि हमारा महिलाओं का बहुत समझो जा बहुत लोकप्रिय त्यौहार है तीजा, और हर बार तीजा के दिन बच्चों का पेपर रखते थे प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल संचालित कौन कर रहा है आप जान रहे? छत्तीसगढ़िया तो कोई संचालित कर नहीं रहा है उसको, ऐसे लोग संचालित कर रहे हैं जिसको तीजा पोरा का कोई अर्थ मालूम नहीं है। तो मैं इसके ऊपर तो मैं हस्ताक्षर अभियान चलाने वाली थी भैया, पर माननीय हमारे आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी का बहुत हृदय से आभार कि उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री बनते ही
तीजा पोरा की छुट्टी की घोषणा की थी भैया। मैं उनको हृदय बहुत आभारी हूँ उसके लिए, और प्रदेश की सारी जनता आभारी है कि छत्तीसगढ़ी में भैया आप देखेंगे हमारे जो लोकल त्यौहार है भैया, हरेली है पोरा मावस है, तीजा है, जितना त्यौहार भैया हम लोग नहीं मनाते थे, जानते नहीं थे, और तो और छत्तीसगढ़ी में बोलने के लिए शर्माते थे भैया। आज छत्तीसगढ़ी अलग से उनका अलग से सम्मान होता है। अब भी समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, आप समझ रहे हैं उसको कि छत्तीसगढ़ियावाद को लाने के लिए, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद को लाने का श्रेय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को जाता है भैया। जी, माँ का क्या जवाब होता था जब आप बोलती थी कि मुझे राजनीति में जाना है? फैमिली वाले तो सब जन सेवा से जुड़े हैं भैया, उनके लिए तो कोई सवाल जवाब नहीं है, आपकी जैसे मर्जी। मतलब माँ का पूरा सपोर्ट था? हाँ भैया। और पिताजी का? हाँ, सबका सपोर्ट है। वो भी कहते थे कि आप बेटी राजनीति में आगे बढ़ो करके? हाँ। आगे राजनीति में आपकी महत्वाकांक्षा कहाँ था कि चूँकि महापौर के लिए आपका नाम तो चल चुका, पार्षद भी रह चुके हैं, अब आगे क्या सोचती हैं? विधायक सोचती हैं, मंत्री सोचती हैं? कांग्रेस कमेटी जहाँ जब सेवा का आदेश करे भैया, मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। जी। तो अगर आपको बोला जाए कि जैसे अगर आप महापौर बनकर आती तो वो कौन कौन से क्षेत्र थे जहाँ आप विशेषकर ध्यान देकर उस पर काम करना चाह रही थी? भैया कांग्रेस पार्टी मौका देती है और जनता का आशीर्वाद रहा है, आप सबका सहयोग रहा भैया, महापौर बन जाते हैं तो सबसे पहले ज़मीन स्तर का मुद्दा भैया आप देख लीजिए। भाजपा के लोग बोलते हैं 40 लाख मकान बटा है, कहाँ बटा है 40 लाख मकान? 40 लाख मकान में 20-20, 40-40 मकान तो उसके अधिकारी लोगों के पास होगा भैया, जनता तक पहुँचा है। आप भी छत्तीसगढ़ के हैं, आप भी बताइए आपके क्षेत्र में जिनके नाम से सरकार की कोई चीज़ संपत्ति या कोई भी चीज़ अलाट होता है वो लोगों तक पहुंचता है भैया? कभी नहीं पहुंचता। 15 साल इनकी सरकार थी भैया, सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया। मैं उस भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करना चाहती हूँ भैया। जी, चूँकि आप महिला हैं, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और भी बहुत सारी महिलाएं जो राजनीति में आना चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में झिझक रहता है। आप इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, उनके लिए कुछ खास कुछ बोलना चाहेंगे ताकि उनका हिम्मत बढ़े और राजनीति में उन लोग आए? महिलाओं से मेरा एक संदेश है भैया कि दिन भर के कामों से निकल कर 1 घंटा सिर्फ रचनात्मक कामों पर ध्यान दे भैया। सिर्फ 1 घंटा अगर डेली हम रचनात्मक काम, चाहे जन सेवा हो, चाहे वृक्षारोपण, सबकी अलग अलग रुचि, अपने पसंद के काम को 1 घंटा समय देते हैं भैया तो बहुत कुछ हमारे वातावरण में बहुत कुछ बदल जाएगा। जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले हमारे साथ चर्चा किए। जाते जाते कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से प्रदेश की जनता को, खासकर महिलाओं को? महिलाओं को तो विशेष मेरा निवेदन है बहनों से कि छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी का होने के बजाय स्मार्ट मीटर लग रहा है। आप बहन लोग तैयार हो जाओ मुसीबत झेलने के लिए, क्योंकि ये मोबाइल के रिचार्ज की तरह आपको घर में पहले मीटर को रिचार्ज करना पड़ेगा। आधा रात को आपका चार्जिंग ख़त्म होता है तो आपके घर की बिजली चली जाएगी। उस समय आप क्या करेंगे? आप याद करिए बहन, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में तो आज 60 रुपये हम दाल खरीदते थे, आज उस दाल की कीमत 200 रुपये है। और आपको महतारी बंधन में 1000 रुपये दे के ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप बहनों से निवेदन है, भ्रष्टाचार का पूर्वविरोध कीजिए और हमारे जो हक का चीज़ है वो हमको मिलना चाहिए। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेत्री संगीता दुबे जी को। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार से फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।